बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज डॉक्टर सादिक अली। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज अबाउट द जेनेटिक्स। इस टॉपिक के अंदर हम जो मेन मेन जेनेटिक्स के पॉइंट्स हैं और इसके साथ जो डिजीज लिंक करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। ये जो जेनेटिक टर्म्स है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर वेरी वेरी हाई यील्ड। Those who are going to appear in different licensing exam in the medical, they will face definitely a lot of MCQs from this area. So they are very very high yield. मैं थोड़ा सा इससे पहले ये बता दूं कि वो आप लोगों को जिस तरह यू वर्ल्ड है, जिस तरह मिसाल के तौर पे अदर लाइसेंसिंग एग्जाम है उसके अंदर किस तरह के क्वेश्चन देते हैं, जेनेटिक टर्म्स के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो आप लोगों को एग्जाम्पल देंगे। फॉर एग्जाम्पल कि वो बताएंगे कि ग्रुप ब्लड ग्रुपिंग या HLA ग्रुपिंग ये कौन सी जेनेटिक टर्म्स के अंडर आते हैं, तो आप लोग का आंसर कोर डोमिनेंस होना चाहिए। जिस तरह फिनाइल कीटोन्यूरिया ये प्लायोट्रॉपी के अंदर आता है, लेकिन हमें इसको पहले समझना है एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। दैट इज मोस्ट लाइकली यू पीपल शुड नो फॉर द एग्जाम पर्पसेस। आप लोगों ने ये चीज़ याद रखना है, इसके अंदर हम अभी डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने ये याद रखना है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट लिंक इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है जी, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वन दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू पीपल आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो आप लोगों को अभी आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है व्हाट इज को डोमिनेंस। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि को डोमिनेंस है क्या। देखिए, इफ बोथ allele contribute to the phenotype of a heterozygote, what is phenotype? phenotype का मतलब होता है that is called the physical appearance। मतलब जो फिजिकल अपेयरेंस होता है किसी भी ट्रेड का दैट इज कॉल्ड phenotype। अगर आप लोगों को मैं ये बता दूं कि फॉर एग्जांपल अगर मिसाल के तौर पे जीनोटाइप है दैट इज द जेनेटिक सीक्वेंस ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड, वो जीनोटाइप है। फिर उसकी जो फिजिकल अपेयरेंस आती है वो फिनोटाइप है। मिसाल के तौर पर अगर ये क्रोमोसोम है, ठीक है जी, और एक क्रोमोसोम ये है। अब इस क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पे एक अलील है। अलील का मतलब अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन है, और एक अलील यहाँ पे है। अगर मिसाल के तौर पे ये दोनों अलील मतलब बोथ अलील जो है ये एक्सप्रेस होते हैं एट पर्टिकुलर पेयर and they give rise to same phenotype, then it is called codominance। अगर इसमें एक अलील एक्सप्रेस होता एक ना होता, इसको हम फिर सिंगुलर अलीलिक एक्सप्रेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे दोनों अलील जो है वो एक्सप्रेस हो गए हैं। इसका मतलब अगर ये है कि पर्टिकुलर क्रोमोसोम के ऊपर दो अलील्स हैं और वो एक्सप्रेस हो जाते हैं तो उसको हम को डोमिनेंस कहते हैं। जस्ट इतना याद रखें। इसकी जो एग्जांपल है वो ब्लड ग्रुप्स में, इस तरह ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी एंड ए बी, अल्फा वन एंटाइट्रिप्सिन डेफिशिएंसी एंड HLA ग्रुपिंग। अब ये जो कोर डोमिनेंस है इसकी जो अपेयरेंस है ये फिजियोलॉजिकल भी है एंड पैथोलॉजिकल भी है। अगर आप लोग इसको गौर से देखें तो ब्लड ग्रुपिंग हम सब में है। किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का बी है, किसी का ए भी है, और HLA हम सब में होता है। तो उस केस के अंदर ब्लड ग्रुपिंग में और HLA की जिम्मे जो कोर डोमिनेंस है दैट इज फिजियोलॉजिकल। लेकिन अल्फा वन एंटाइट्रिप्सिन डेफिशिएंसी ये तो पैथोलॉजिकल है। उस केस के अंदर ये क्या है, दैट इज पैथोलॉजिकल। तो कोर डोमिनेंस में एक्सप्रेस फिजियोलॉजिकल एज वेल एज पैथोलॉजिकल। लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं यू वर्ल्ड के अंदर या USMLE NRE FCPS के अंदर, उसमें ये वाला एरिया ज्यादातर आता है कि जो ब्लड ग्रुपिंग है जेनेटिक टर्म के लिहाज से ये किस में आते हैं, कोर डोमिनेंस। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ये याद रखना है। फिर इसके बाद है वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी। व्हाट इज दिस? दैट इज द पेशेंट विद द सेम जीनोटाइप। इसका मतलब ये है कि अगर सिंगल जीन है, सिंगल जीनोटाइप है, बट दे कैन गिव राइज टू वेरिइंग phenotype। इसका मतलब सिंगल जीन जो है अगर इसके अंदर म्यूटेशन आके मल्टीपल phenotypes बनाए तो उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी। मतलब इसको ये नाम इसलिए दिया है कि जीनोटाइप सेम है बट इसकी जो अपेयरेंस है वो वेरिएबल है, वो वेरी करती है, वो डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे टू पेशेंट विद न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1। अब ये जो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस है दैट इज अ वेरी वेरी कॉमनली आस्क्ड इन द एग्जाम। इसमें न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 भी है, टाइप 2 भी है। लेकिन न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस ये एक जीन म्यूटेशन से होता है, लेकिन इसकी क्लिनिकल सिम्टम वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। मैं है वेरिंग डिजीज सिविरिटी। मतलब एक मिसाल के तौर पे टू पेशेंट है, पेशेंट ए एंड पेशेंट बी, इन दोनों के अंदर एक ही जीन का मसला है, दोनों में न्यूरोफाइब्रोमेटोस है। लेकिन एक जीन म्यूटेशन अगर एक में ज्यादा है
तो सिविरिटी ऑफ दैट डिजीज भी ज़्यादा होगी, और अगर एक में कम है तो सिविरिटी भी माइल्ड होगी। इसका मतलब यह है कि ऐसा कंडीशन जिसमें सेम जीनोटाइप की म्यूटेशन से वेरिएबल फिनोटाइपिक इफेक्ट आ जाए तो उसको हम वेरिएबल एक्सप्रेसिबिलिटी कहते हैं। इसका क्लासिकल एग्जांपल न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1 होता है। इसके बाद जो आता है इनकम्प्लीट पेनेट्रेंस। अब ये रिसेंटली पीएमडीसी का जो लाइसेंसिंग एग्जाम हुआ था, एनआरई, अब ये एफसीपीएस पार्ट 1 में आप लोग प्रीवियस पेपर उठाकर देखेंगे तो ये इसके अंदर जरूर है, और ये क्वेश्चन में आता है व्हाट इज इनकम्प्लीट पेनेट्रेंस। देखिए, नॉट ऑल इंडिविजुअल विद अ डिजीज शो द डिजीज। अब इसका मतलब क्या है? द मीनिंग इज कि फॉर एग्जांपल अगर एक जीन है और उसकी म्यूटेशन है, मिसाल के तौर पे पर्सन ए एंड पर्सन बी, अब इसमें भी एक जीन की म्यूटेशन है। चलिए मैं उस जीन का नाम लिखता हूँ BRCA1, जिसको हम कहते हैं BRCA1 जीन म्यूटेशन। अगर इस ए पेशेंट में ये जीन म्यूटेट है और इस बी पेशेंट में भी ये जीन म्यूटेट है, तो ये कहते हैं कि इट डजंट नेसेसरी कि मतलब इन दोनों में इसकी म्यूटेशन की वजह से डिजीज आ जाए, क्योंकि इसमें माइल्ड म्यूटेशन हो सकती है, इसमें सीवियर म्यूटेशन होती है। इसका मतलब कि BRCA1 जीन म्यूटेशन अगर 2 बंदों में है या 100 बंदों में है, इट डजेंट मीन उसके 100/100 में से डिजीज हो। क्या पता कि इसमें डिजीज आ जाए, इसमें डिजीज ना आए। इसलिए कहते हैं कि BRCA1 जीन म्यूटेशन डू नॉट ऑलवेज रिजल्ट ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर इन ऑल पॉपुलेशन। इट डज रिजल्ट, मतलब कुछ लोगों में तो कराता है, उसमें कंप्लीट पेनेट्रेंस होती है। अगर BRCA1 या BRCA1 जीन म्यूटेशन वो अभी तक कंप्लीटली पेनेट्रेट नहीं कर चुकी, वो कंप्लीटली हो नहीं चुकी, तो फिर इनकम्प्लीट पेनेट्रेंस में इट डजंट मीन दैट एवरीवन, जितने लोगों को मिसाल के तौर पे मतलब BRCA1 जीन म्यूटेशन हो तो उन सब में डिजीज होगी, ऐसा नहीं होता। फिर प्लायोट्रॉपी, व्हाट इज प्लायोट्रॉपी? दैट इज वन जीन कंट्रीब्यूट टू मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट। इसका मतलब यह है कि एक जीन म्यूटेशन की वजह से जो डिजीज होती है उसके मल्टीपल फिनोटाइपिक या फिजिकल इफेक्ट होते हैं। लाइक मिसाल के तौर पे फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसमें क्या होता है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेट, ये बात हमने की है। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेट इसमें डेफिशिएंट होता है। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है जिसमें फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता। तो होता यह है कि अनट्रीटेड फिनाइल कीटोन्यूरिया, अब इसमें एक जीन म्यूटेशन है लेकिन इट कैन मैनिफेस्ट विद लाइट स्किन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसमें ब्लंट हेयर आते हैं, मस्टी ऑर्डर यूरिन भी आती है। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअली एक जीन इफेक्ट की वजह से मल्टीपल फिजिकल फिनोटाइपिक इफेक्ट आते हैं। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं? प्लियोट्रॉपी कहते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम एज वेल। आप लोगों ने इसमें दो चीजें यहाँ से समझनी है जो एग्जाम के अंदर जो है वो कॉमनली पूछे जाते हैं। यहाँ पे मीन वज जीन म्यूटेशन रिजल्ट टू मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट। इसके बाद एंटीसिपेशन है। अब ये तो है, ये तो NRE 1 वालों के लिए बहुत अहम है, और इवन साथ साथ आप लोगों को इसका जो कंसेप्ट है वो FCPS JK जैसे क्वेश्चन में भी आना चाहिए। व्हाट इज एंटीसिपेशन? मैं थोड़ा सा बात बताता हूँ कि एंटीसिपेशन में होता क्या है। सबसे पहले इंक्रीज सिविरिटी और अर्लियर ऑनसेट। अब यहाँ पे दो बातें, इंक्रीज सिविरिटी एक बात, और अर्ली ऑनसेट नंबर 2 ऑफ द डिजीज इन द सक्सीडिंग जनरेशन। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीज सिविरिटी एंड अर्लियर ऑनसेट? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक डिजीज है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड हंटिंगटन डिजीज। अब ये एक डिजीज है दैट इज वेरी वेरी कॉमनली आस्क्ड इन द एग्जाम एज वेल। हंटिंगटन डिजीज के अंदर एटाक्सिया वगैरह होता है। ठीक है जी, ये हम नर्वस सिस्टम में पढ़ चुके हैं। लेकिन जो हंटिंगटन डिजीज है, अगर मिसाल के तौर पे किसी को 50 साल की उम्र में हुआ है, 50s में, तो फिर इसके आने वाले बच्चे में, ये तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो आने वाले बच्चे में अगर सेम डिजीज आती है तो उसको ये अपेयर होगी 30 में। और फिर अगर इसके बच्चे को हो जाए तो फिर वो 12 में आएगा, 10 में आएगा, फिर इसके बच्चे को 6 में आएगा। इसका मतलब ये है कि द डिजीज जिसकी ऑनसेट इनिशियली फैमिली के अंदर 50s में हो, फिर नेक्स्ट सक्सीडिंग जनरेशन में एक तो वो अर्लियर आ जाए, मतलब उसकी ऑनसेट से पहले आ जाए और सीवियर आ जाए, तो ऐसे जेनेटिक को हम क्या कहते हैं? एंटीसिपेशन। तो देखिए, ये जो अभी तक हमने डिस्कस की है ना, तो आप लोगों ने इसका एक टेबल बनाना है और इस बुक के साथ चिपकाना है कि इस एग्जाम एक साइड पे लिखे एग्जाम्पल, दूसरे साइड पे लिखे टर्म्स। एग्जाम्पल ब्लड ग्रुपिंग इक्वल टू कोडोमिनेंस,
न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1 इज इक्वल टू वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी, मतलब BRCA1 म्यूटेशन, इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। ओके, सॉरी, पानी पी रहा था, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोगों ने फिनाइल कीटोनुरिया, तो इसके सामने प्लायोट्रॉपी। फिर इस तरह हंटिंगटन डिजीज है, तो उसमें एंटिसिपेशन। ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट सीक्वेंस, देखिए ट्राई न्यूक्लियोटाइड में हमने हमारे पास पहले, अगर आप लोग को याद है, तो हमने फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम भी पढ़ा है। ये जो हंटिंगटन डिजीज होता है, इसका जो म्यूटेशन है, ये HD जीन का होता है, और इसका मसला क्रोमोसोम 4 पे होता है, ठीक है जी। और ये हमने पहले से ये चीजें पढ़ी भी है, ठीक है जी। इसमें जो ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट होता है हंटिंगटन के अंदर, वो CAG है। तो ये जो CAG है, द ट्राई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, अगर ये बार बार रिपीट हो जाए, एंड दैट लीड टू अ क्लिनिकल कंडीशन नोन एज हंटिंगटन डिजीज। हंटिंगटन डिजीज के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोगों ने याद रखनी है, इसमें जो पेशेंट आते हैं उसमें एंटिसिपेशन फिनोमेना जरूर होता है, ठीक है जी। ये वो बातें हैं जेनेटिक्स के अंदर जो अभी NRE स्टेप 1 में आए थे। मेजॉरिटी लोगों ने इसको प्रॉपर तरीके से जो है वो मैनेज नहीं किया, उनके बहुत सारे क्वेश्चन इस वजह से खराब हो गए, ठीक है जी। फिर इसके बाद व्हाट इज लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी, व्हाट इज दिस? इफ अ पेशेंट इनहेरिट और डेवलप म्यूटेशन इन अ ट्यूमर सप्रेसर जीन। अब देखिए हमारे बॉडी के अंदर ऐसे जीन होते हैं लाइक P53 एटसेट्रा, कि वो ट्यूमर को सप्रेस करते हैं। द वाइल्ड टाइप allele मस्ट बी डिलीटेड और म्यूटेटेड और एलिमिनेटेड। इसका मतलब यह है, ट्यूमर सप्रेसर जीन का काम यह है कि इट नॉर्मली सप्रेस द ट्यूमर, ये कोशिश करता है कि ट्यूमर ना हो जाए। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे ट्यूमर सप्रेसर जीन के अंदर मसला आ जाए, मिसाल के तौर पे, तो फिर अगर उसकी वजह से कैंसर डेवलप होता है, तो उससे पहले जरूरी यह है, बिफोर डेवलपिंग ऑफ a cancer there must be a tumor suppression wild type allele that has to deleted or mutated or eliminated, तब जाकर क्या होगी, वो ट्यूमर सप्रेसर जीन की म्यूटेशन से क्या होगी, कैंसर होगी। दैट इज नॉट ट्रू फॉर ऑन्कोजीन। अब देखिए ऑन्कोजीन आर दोज एजेंट विच कैन प्रोमोट ऑन्कोजेनेसिस दैट प्रोमोट कैंसर। तो कैंसर प्रोमोटिंग जीन के लिए ट्रू रही है, पर ट्यूमर सप्रेसर जीन की म्यूटेशन से अगर कैंसर डेवलप हो सकती है, तो उसके लिए जरूरी यह है कि पहले से जो वाइल्ड टाइप एलील है दैट शुड बी म्यूटेटेड, डिलीटेड और एलिमिनेटेड बिफोर कैंसर। इसको कहते हैं loss of heterozygosity। The classical example retinoblastoma। फिर इसके बाद टू हेड हाइपोथेसिस एंड लिंच सिंड्रोम, दैट इज हेरिडिटरी नॉन पोलिपोसिस कोलोरेक्टल कार्सिनोमा एंड ल्यूफेरामिनी सिंड्रोम। ये जो ल्यूफेरामिनी सिंड्रोम है, इसमें जो मोस्ट कॉमन जेनेटिक म्यूटेशन होती है दैट इज P53 जीन म्यूटेशन। व्हाट इज एपिस्टेसिस? बहुत सारे लोग इसको गलत करते हैं एपिस्टेक्सिस के साथ। एपिस्टेक्सिस का मतलब तो ब्लीडिंग फ्रॉम द नेजल म्यूकोजा है, but that is epistasis. So the allele of one gene affect the phenotypic expression of allele in another gene. Very very easy to understand. इसका मतलब ये है कि अगर एक जीन की जो एलील है, वो दूसरी जीन की एलील की फिनोटाइपिक जो है एक्सप्रेशन पे अफेक्ट करे, तो उसको हम एपिस्टेसिस, एपी मीन अबव, इट्स मीन कि एक जीन की जो एलीलिक एक्सप्रेशन है, वो दूसरे की फेनोटाइपिक जो एक्सप्रेशन है उसको अफेक्ट करे, तो उसको हम एपिस्टेसिस कहते हैं। आने वाले स्लाइड के अंदर इसका मैं क्लासिकल आप लोगों को एग्जांपल दूंगा, वहां से आप लोग इसका बहुत ज्यादा चीजें क्लियर होगी। लाइक अल्बिनिज्म है। अल्बिनिज्म इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ पिगमेंटेशन। इसमें जो ब्लैक पिगमेंटेशन है, मेलानिन है, वो एब्सेंट होती है। और जो अल्बिनिज्म के पेशेंट होते हैं, उसमें टायरोसिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है एंड लैक ऑफ मेलानिन। इसमें पेशेंट टोटली वाइट होता है, चाहे हेयर कलर हो, स्किन कलर हो, ये वाइट होता है। और एलोपेशिया, दैट इज हेयरिंग लॉस। नाउ व्हाट इज एनयूप्लाइडी? एनयूप्लाइडी क्या होता है? दैट इज द एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। Enuplide mean abnormal number of chromosome due to chromosomal non-disjunction during mitosis or meiosis। इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एन्यूप्लाइडी का मतलब होता है मिस अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम अकॉर्डिंग टू द नंबर। अगर मिसाल के तौर पे मैं आप लोग को यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ, कि एक मैं सिंपल सी डायग्राम ड्रा करता हूँ कि ये दो क्रोमोसोम है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ दैट इज पेयर। क्रोमोसोम पेयर के अंदर टू क्रोमोसोम्स होते हैं। बट एनयूप्लाइडी के अंदर क्या होता है कि अगर इसमें यहाँ पे टू की बजाय एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाए, तो फिर ये नंबर खराब हो गया। या दो की बजाय एक बन जाए, तो मतलब अगर
एक ऐसा कंडीशन जिसमें क्रोमोसोम की जो नंबर है उसमें मसला आता है। एबनॉर्मल, इट ऑल अबाउट द नंबर गेम। या तो 2 से 3 हो जाते हैं, या 3 से 2 से 1 हो जाती है। तो अगर क्रोमोसोम का नंबर बढ़ता है, 2 से 3 होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ट्राइसोमी। तो एनआरई स्टेप 1 वालों और आप लोगों को क्या चाहिए, यही तो क्वेश्चन आते हैं कि अगर इस तरह का ट्राइसोमी क्रोमोसोम 21 पे हो जाए तो उसका नाम डाउन सिंड्रोम है। अगर इस तरह का ट्राइसोमी क्रोमोसोम 18 पे हो जाए तो वो एडवर्ड सिंड्रोम है, दैट इज एडवर्ड सिंड्रोम। और अगर इस तरह का क्रोमोसोमल ट्राइसोमी वो 13 पे हो जाए तो वो पटाउ सिंड्रोम है। हम इसको ऐसे याद करते हैं, ये 13 है, ये 18 है, एंड दैट इज 21, एंड दे ऑल आर ऑटोसोमल ट्राइसोमी। तो लोग इसको याद इस तरह करते हैं कि ये 13 है और पी से स्टार्ट होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज फॉर प्यूबर्टी, दैट इज 13। ई फॉर एज फॉर इलेक्शन 18 है, और एज फॉर ड्रिंकिंग दैट इज 21 है। फिर कभी कभार जो 6 क्रोमोसोम्स होती हैं, वो उनमें से एक जो है, अगर मिसाल के तौर पे फीमेल केस हम लेते हैं एक्स एक्स, अगर ये एक्स बनी है और एक नहीं है तो एक्स जीरो। तो अगर एक क्रोमोसोम 6 क्रोमोसोम में से फीमेल के अंदर कम हो जाए, दैट इज कॉल्ड टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम की जो कैरियोटाइपिंग है वो 45x0 होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो एनयूक्लाइड है ये एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कहते हैं। और ये मियोटिक या माइटोटिक नॉन डिसजंक्शन की वजह से अगर क्रोमोसोम पेयर पे या तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाए या क्रोमोसोम नंबर कम हो जाए, तो दोनों की वजह से एनयूक्लाइड होती है। ये ट्राइसोमी भी हो सकती है, दैट इज मोनोसोमी। अगर एक रिमूव हो जाए और एक रह जाए तो वो मोनोसोमी भी। फिर ऑटोसोमल ट्राइसोमीज अलग है, सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स अलग होते हैं, जो हमने ऑलरेडी इसमें पढ़े हैं पहले। और क्रोमोसोम नंबर चेंज होने की वजह से ऑन्कोजेनेसिस या कैंसर चांसेस भी बढ़ सकते हैं। दैट इज फ्रॉम टुडे लेक्चर, एंड दैट इज फॉर जेनेटिक टर्म्स। हमने बायोकेम के अंदर पहले हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर बायोकेम, इसके अंदर हमने पढ़ा दैट इज कॉल्ड सेलुलर बायोकेम। फिर हमने लेबोरेटरी टेक्निक्स पढ़े कि पीसीआर क्या है, मॉलिक्यूलर क्लोनिंग क्या चीज़ है, एलाइजा टेस्ट क्या चीज़ है, वो सारी हमने पढ़ी। फिर हमने आज से स्टार्ट किया है दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के अंदर पहला टॉपिक जेनेटिक्स टर्म्स है। बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि सर आप एक लेक्चर हमें मतलब यूट्यूब पे अपलोड करें ताकि हम देखें और हम सुन सके कि सर आप किस तरह पढ़ाते हैं। तो दैट इज द वे हाउ यू कैन गो फॉर द एग्जाम। और आप लोगों ने अगर एनआरई स्टेप 1 नवंबर अटेम्प्ट देना है, तो आप लोगों को बोर्ड के ऊपर मैंने ईच एंड एवरी एक्सप्लेन करके रिसेंटली न्यू लेक्चर अपलोड किए हैं। एनआरई स्टेप 1 वाहिद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्लेटफॉर्म है जो 85+% रिजल्ट हम दे चुके हैं, और 220+ लोग हमसे पास हुए हैं। तो एनआरई स्टेप 1 वालों के लिए वेलकम करते हैं। विद इन 2 to 3 days मोर देन 30 एडमिशन हमारे हो चुके हैं। तो जो लोग चाहे फर्स्ट ग्रेड लेना चाहे, आप लोगों को अंदाजा हो चुका होगा कि हम किस तरह पढ़ाते हैं, चाहे कोई बोर्ड वाले लेक्चर लेना चाहते हैं, दे वेलकम टू डॉक्टर सादिक अली मेडिकल लेक्चर प्लेटफॉर्म फैमिली, एंड मेक योर सक्सेस वेरी क्लियर, एंड मेक योर सक्सेस गारंटेड। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।